एंड ये वाला अवार्ड हमारा राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम जी से गया था। आज भी हमारी फोटो अब्दुल कलाम मेमोरियल में है। रक्षाबंधन का दिन था तो छत गीली थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। छत के ऊपर से एक मेन लाइन गई थी जिसको हटाने के लिए मेरे मामा ने ऑलरेडी लिखित में कंप्लेंट डाल रखी थी। उस पे कभी करंट नहीं आता था। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस साल में उस पे करंट पास कर दिया गया था। मैं तार के नीचे से निकली क्योंकि हर बार हम लोग उसी में लटक के झूला खेलते थे। मैं गई उसके नीचे से झूला ऐसे हाथ से पकड़ने के लिए, उसने पकड़ के मुझे खींच लिया। पैर में चांदी की पायल होने की वजह से पैर गया, दोनों हाथ गए क्योंकि उसी से तार पकड़ा हुआ था। 11,000 इतना हाई था कि मेरे सर खोल के धुआं निकला था। मेरे सर में बीच में बाल नहीं है। सर की मेरी 3 सर्जरी हुई। तो राइट नाउ आई एम इन चार्ज ऑफ हाउसकीपिंग। मेरे अंडर पे 35 लोग काम करते हैं और 10 माली। तो मुझे लगता है कि आरक्षण दे के हम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं बच्चों की, नहीं होना चाहिए। जुलाई में मैं गई कायरो, वहाँ पे मुझे डबल मेडल लगे, ब्रॉन्ज, और वो इंडिया के पहले मेडल है। अभी तक इंडिया को मेडल नहीं गए थे। पैरालंपिक्स था ये? यस, इट्स अ पैरालंपिक गेम। जब आपके माँ बाप दुनिया छोड़ के जाते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा अकेले सर्वाइव कर लेगा, एंड दैट्स अ सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। लाइफ में प्रॉब्लम्स अक्सर आपके मेरे हर किसी के चलते रहते हैं। कुछ हम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा, हमारे कुछ गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, अच्छी नौकरी, बॉस इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, 10 अलग अलग तरीके की चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में चलती रहती हैं। साथ के साथ कई बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, बुक, कोट पे कई बार आपने पढ़ा होगा कि अप्रिशिएट व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। लेकिन ये नॉर्मली हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे पास है क्या। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, जब आप उन्हें देखोगे, आप उनकी स्टोरी को जानोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगेगा कि आपके पास क्या है एंड हाउ यू शुड लीव अ लाइफ। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से नहीं इंस्पायर हो सकते या इनको देख के नहीं इंस्पायर हो सकते, तो शायद आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकते हो। उनके साथ उनके बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके जीवन का एक पार्ट उनसे अलग हो गया, लेकिन उसके बाद भी कितनी दृढ़ता से उन्होंने अपने जीवन में वो आगे बढ़ी हैं और आज भी वो सिर्फ यहाँ रुकी नहीं है और आगे बढ़ना चाहती हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं वो और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ एंजॉय द शो। थैंक यू। हेलो सरिता, वेलकम टू द मयंक वाजपेयी शो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स हैं आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल, एट प्रेजेंट? मुझे लगता है कि लाइफ को लेके कंप्लेन करना थोड़ी सी मूर्खता होती है। अच्छा। आप अगर जितना अपनी लाइफ से कम कंप्लेन करोगे, लाइफ उतनी अच्छी आपको अच्छी लाइफ देगी। ओके। तो कंप्लेन तो मेरी कुछ नहीं है। जो थोड़ी मोटी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि डेली रूटीन में मैं सिर्फ अपने 3 काम नहीं कर पाती। मेरे कपड़े पहनना, बाल बनाना, और पहले जब मेरा पैर वैर लगाते थे तो पैर वगैरह लगाना। आजकल तो पैर लगना ही बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द एज एंड यू नो मेरा अच्छा खासा मोटापा एंड टाइम भी नहीं रहता, और साथ में मेरा पैर भी और वीक हो गया है। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें जो मैं नहीं कर पाती। इसके अलावा आई डोंट थिंक ऐसा कोई काम है जो मैं ना कर पाती हूँ। मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा। नॉर्मली हर किसी की लाइफ में उसको कुछ ना कुछ करना है, उसे कुछ मिला नहीं है, उसे कुछ चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ है, उससे दुखी है, किसी का कुछ। तो एज अ पर्सन, what are your complaints with life? What are you going through is what I want to know. स्टिल सेम चीज़, मतलब मुझे मेरी लाइफ से कोई कंप्लेन है ही नहीं। आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। Okay. एंड लोगों को कंप्लेन क्यों रहती है कि दे अचीव टिल 90। एक परसेंटेज होता है सक्सेस पे पहुंचने का, किसी काम को पूरा करने का। तो मेरी आदत क्या है कि मैं किसी एक चीज़ को एक टाइम पे पकड़ती हूँ। उस एक चीज़ को मैं 100 तक लेके जाऊँगी। जब तक वो 100 नहीं होता है मैं नहीं छोड़ती। लोगों की आदत क्या होती है, एक टाइम पीरियड बांध लेते हैं कि मैं दिसंबर तक ये करके छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दोगे भाई? गिव अप नहीं करते आप? नहीं। ओके। मैं पकड़ के रखती हूँ। मेरा 110 हो जाएगा, 90 कभी नहीं होता मेरा काम। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरे को खुद से सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो किया है परफेक्ट है। वो मेरी चीज़ों पे कमियां कोई नहीं निकालता। वो चाहे ऑफिस का काम हो, घर का इंटीरियर हो, दोस्तों की पर्सनल एडवाइस हो, या फिर उनका कुछ हो। मुझे अगर किसी ने कोई काम दिया है मैं उसको 100% करके छोड़ूंगी। मेरी फैमिली की पूरी ट्रिप प्लानिंग मैं करती हूँ। टिकट बुकिंग से लेके होटल बुकिंग, कार बुकिंग, उनको घुमाना कहाँ कहाँ पे है। एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ।
मेरे बचपन का एक ओथ था कि मैं अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराऊंगी, जिसमें से 3 धाम उनके हो गए। आपने कराए? हाँ। वेरी नाइस। तो हम लोग गए हुए थे द्वारिका मम्मी पापा के साथ। मैं हर बार अपने पापा के बर्थडे पे एक धाम ले जाती थी। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम जगन्नाथपुरी, देन रामेश्वरम एंड द्वारिका। अभी हम लोग का बचा हुआ है बद्रीनाथ, जो कि मैं आई थिंक इस साल या अगले साल तक कर दूंगी। अभी मम्मी के पैर पे थोड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो वो इतना एग्री नहीं कर रही है, बट ले जाना है मेरे को। वेरी नाइस। तो हम लोग मंदिर पर जाके बैठे, पास में मैंने होटल कर लिया था। तो हम लोग क्या करते सुबह शाम घूम रहे थे। मतलब मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप कहीं जा रहे हो आप भड़बड़ी में घूमो मत, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए वहाँ की प्रॉपर सिटी, लोग, खाना, ड्रेसअप, कल्चर। तो मैं आराम से एक्सप्लोर करती हूँ कि अच्छा खाना कैसा है, लोग कैसे हैं, लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, मसाले कैसे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, मंदिर में एटमॉस्फेयर कैसा है। मैं बहुत तड़तड़ करके जैसे लोग करते हैं ना कि जल्दी गए दर्शन के, वहाँ से निकल लिए दूसरा एक्सप्लोर करेंगे, आराम से करेंगे। तो हम लोग का ये थे कि हम लोग 3-4 दिन तो वहीं पे पास में होटल में थे, सुबह शाम मस्त दर्शन करते थे। हमको लग रहा था भगवान की बहुत कृपा रहती है मेरे ऊपर, टचवुड, कि हमको बार बार बुला के दर्शन दे रहे हैं। तो फर्स्ट डे जब मैं गई थी, तो जो पुजारी थे वहाँ के, तो काफ़ी लोग नोटिस कर रहे थे कि मैं मस्त अकेले घूम रही हूँ। मम्मी पापा को एक जगह बैठा दिया, मम्मी के घुटनों में प्रॉब्लम है एंड पापा को भी थोड़ा एज के साथ होता जा रहा है। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठो, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आती थी और क्या क्या है। वही सेम आदत मेरी, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है मुझे हर चीज़ जानने की, देखने की, समझने की। ओके। मैं निकली वहाँ की तरफ, घूम फिर के चक्कर लगा के आई, तो एक पुजारी मिले, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। वहाँ पे द्वारिका में चॉकलेट दी जाती है, मंच। तो बोले कि आप अकेले हैं? मैंने कहा नहीं, मम्मी पापा के साथ। तो कहते कहाँ हैं आपके माता पिता, हम देखना चाहेंगे। मतलब ही वॉज वेरी मच अमेज कि ऐसी दिव्यांग बेटी को लेके 2 पेरेंट्स घूम रहे हैं। तो बोले कहाँ है पेरेंट्स? मैंने कहा वो उधर बैठे हुए। तो आ गए मेरे साथ में। फिर आके कहते हैं कि मतलब आपकी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है कि आप जैसे पेरेंट्स मिले, आप अपनी बेटी को घुमा रहे हैं इतनी दिव्यांगता होने के बावजूद। पहले मेरे मम्मी पापा आराम से सुनते रहे, फिर कहते हैं हम इसको नहीं घुमा रहे हैं, ये हमको लेके आई है। वेरी नाइस। सो आई थिंक बहुत यार आजकल जो जिस जैसा टाइम चल रहा है, आई थिंक सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, तो आधी जनता बहुत ईजी है। मैं देखता हूँ अपने आसपास भी कि मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं किया, वहाँ से शुरू होता है। और हमारे पास फ्रॉम एनीथिंग, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस हैं अलग। मैं ये नहीं कह रहा वो लोग गलत है, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना। सो वेरी नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर, बताओ बचपन के बारे में अपने थोड़ा सा। देखिए बचपन के बारे में मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, क्योंकि जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, मतलब ये जो मेरी कंडीशन क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैं जब 4 साल की थी, 11,000 वोल्ट का मुझे करंट लगा था मेरे मामा के घर पे औरैया में। छत के ऊपर से मेन लाइन गई थी। पहले उसमें करंट नहीं आता था क्योंकि हम हर साल छत पे खेलते थे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हल्का सा इसको डिटेल में बताओ, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? रक्षाबंधन का दिन था, 10 अगस्त 1995। मेरे पापा आर्मी में थे, श्रीनगर में पोस्टेड थे। मम्मी हमारी, पहले नहीं चलता था कि मम्मियाँ सारे बच्चों को लेके मामा के यहाँ घूमेंगी, नानी के यहाँ घूमेंगी, तो हम सब लोग गए हुए थे मामा के यहाँ, मैं और मेरे 3 और भाई बहन। फिर मम्मी गई थी दूसरे मामा के यहाँ राखी बांधने के लिए। छत पे बंदर आया, हम सारे चढ़ गए छत में। मैंने पैरों पे पहनी हुई थी चांदी की पायल, ये सारे निशान उसी के। तो छत गीली थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। छत के ऊपर से एक मेन लाइन गई थी जिसको हटाने के लिए मेरे मामा ने ऑलरेडी लिखित में कंप्लेंट डाल रखी थी। ओके। उस पर कभी करंट नहीं आता था क्योंकि हर साल हम लोग का था कि हम लोग हर 6-7 महीने में मामा के घर पे पहुंच जाते थे घूमने खेलने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस साल में उस पर करंट पास कर दिया गया था क्योंकि आई थिंक उस समय तार वार की कुछ चोरी वगैरह चल रही थी या जो भी रीज़न था, मुझे तो यही बताया गया था। देन मैं तार के नीचे से निकली क्योंकि हर बार हम लोग उसी में लटक के झूला खेलते थे। मैं गई उसके नीचे से, झूला ऐसे हाथ से पकड़ने के लिए, उसने पकड़ के मुझे खींच लिया। पैर में चांदी की पायल होने की वजह से पैर गया, दोनों हाथ गए क्योंकि उसी से तार पकड़ा हुआ था। 11,000 इतना हाई था कि मेरे सर खोल के धुआं निकला था। मेरे सर में बीच में बाल नहीं है। सर की मेरी 3 सर्जरी हुई है एंड मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे बचा पाता क्योंकि कानपुर में हैलेट में मेरी मम्मी लेके गई थी सबसे पहले। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि बच्ची बच नहीं पाएगी, आप घर ले जाओ। फिर पापा क्योंकि मेरे आर्मी में थे तो मम्मी फिर मामा के साथ चली गई मेरी 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल। सोचिए जो बोल रहे थे 8 घंटा नहीं बचेगी, मुझे 8 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया। मेरे पापा को चिट्ठी भेज के बुलाया गया श्रीनगर से। जब वो आए हैं, साइन किए हैं, तब मेरा एम्पुटेशन शुरू हुआ है। एंड एम्पुटेशन मेरा पूरा साल चला है, 1 साल तक किस्तों पे छोटा छोटा करके कितना बचा सकते थे किया जा रहा था। और ये भी मुझे रिसेंटली पता चला, पहले मुझे लगता था एकदम से काट के हटा दिए गए थे, गल गए थे। रिसेंटली किसी एक इंटरव्यू में जो डॉक्टर ने मेरा एम्पुटेशन किया है वो दिल्ली में ही है,
दिल्ली में जो आर्मी हॉस्पिटल है, ही इज़ अ वेरी सीनियर सर्जन देयर। तो उनसे मुझे पता चला कि ओह माय गॉड इतनी किस्तों में 1 साल तक ट्रीटमेंट, उसमें मेरी माँ मेरे साथ हॉस्पिटल में रह रही है अपने 3 बच्चे छोड़ के। तो या ओके, सो हॉस्पिटल में आर्ट सीखने के बाद जो मम्मी सपोर्ट कर रही थी, आगे क्या प्लान था, किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में बताओ प्लीज़। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं केजी में थी प्रेप स्कूल में, तो जो मेरी पहली पेंटिंग थी वो थी तिरंगा। मैंने झंडा की पेंटिंग बनाई थी। कभी कभी नहीं होता था स्कूल कॉपीज़ में बीच का एक पेज प्लेन निकल जाता था, तो उस प्लेन पेज में मैं चौक लेके आई थी स्कूल से, कलरफुल चौक चलती थी तब। ओके, तो मेरे पास ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की थी। झंडा बनाया, चौक से फिल किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट पेंटिंग। फिर पहले मैं बहुत शांत टाइप का बच्चा हुआ करती थी, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं, बहुत भोली भाली टाइप की थी। और सब आप अपने पैर से ही बनाते थे? ओके। देन जैसे कि मैंने बताया, हॉस्पिटल में ही मम्मी ने कलरफुल पेन दे दिए थे, तो मैंने लिखना कलरफुल पेन से स्टार्ट किया था। जैसे मैंने ए दूसरे कलर का लिख रही हूँ, बी दूसरे कलर का लिख रही हूँ, एंड मम्मी पैर पे पेन पकड़ाती रहती थी कि ये लिख के दिखाओ, देखो नया कलर है। तो Very nice. इस तरीके से मेरी जर्नी लिखने की स्टार्ट हुई थी। ओके, देन क्योंकि कलर के प्रति रुझान था, पर्सनली बहुत पसंद था, लिखना आ ही चुका था, तो आई स्टार्टेड डूइंग सम ड्राइंग्स एंड ऑल विद द पेन। और ये लोगों को नहीं पता था। 3rd क्लास में एक कंपटीशन पढ़ा था, तब मैं एकदम से पेंटिंग के क्षेत्र में उभर के आई थी। पुलगांव की बात है, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरे जो क्लास टीचर थे उनको कहीं से पता चल गया था, क्योंकि आई थिंक गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने कोई प्रोजेक्ट दिया था, और पूरी क्लास में मेरा ही प्रोजेक्ट सबसे बेटर था। ओके, पेंटिंग वेंटिंग का था। तो जब मैंने उनको दिखाया तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड उन्होंने फिर मुझे कलर, ड्राइंग बुक, ये सब गिफ्ट किया था, और बोला था डेली एक एक पेंटिंग बनाना और मुझे दिखाना। मैं छोटा सा बच्चा भोला भाला, मैं कर करके उनको दिखाती क्योंकि अप्रिशिएट कर रहा है आर्ट को। तो उनके दिमाग में आ गया था, उनका नाम था शर्मा मैम। ओके, अभी आई थिंक दिल्ली में ही है वो। तो उनको पता था कि मैं पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, मेरा नाम पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन सब में दे दिया, क्राफ्ट कंपटीशन, एंड मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। सब में मेरे को अवार्ड लगा, 2nd रैंक, 3rd रैंक, ऐसे करके, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। मुझे कभी भी स्पेशल अवार्ड या फिर बिकॉज ऑफ मेरी डिसेबिलिटी का मुझे अवार्ड दे, वो मुझे नहीं चाहिए था। वहाँ के बाद 3rd क्लास के बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया था। 5th क्लास में मैं पहुँची थी तो इलाहाबाद में। जैसे मैं यहाँ आई, अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, इलाहाबाद पहुँचती फिर एक कंपटीशन है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। ओके, अब क्योंकि उसमें मेरा अवार्ड लग गया, तो उस स्कूल को भी पता चल गया कि मैं पेंटिंग कर लेती हूँ पैर से अच्छी। अब ड्राइंग टीचर ने क्या किया कि बालश्री करके आया हुआ था कंपटीशन का, कि जोनल लेवल के लिए बच्चों को स्कूल से बालश्री के कंपटीशन के लिए भेजें। मेरा नाम नॉमिनेट किया गया, मैंने जोनल क्लियर किया, फिर रीजनल क्लियर किया, फिर नेशनल क्लियर किया, दैट टू इन मेरिट। ओके, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, क्योंकि उतना छोटा बच्चा, तब भी मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ से और क्या नहीं चाहिए मेरी लाइफ से। तो आउट ऑफ 7 22 बच्चों को मिलता था। उसमें पेंटिंग के जो थे क्रिएटिव आर्ट्स, उसमें 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में मेरी 2nd रैंक थी। वेरी नाइस। एंड ये वाला अवार्ड हमारा राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम जी से गया था। आज भी हमारी फ़ोटो अब्दुल कलाम मेमोरियल में है। मैं जब, हाँ है, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी। मतलब मुझे अवार्ड मिलते हुए इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी वो फोटो देख के हुई कि भाई साहब फोटो लगी है हमारी। कौन सी पेंटिंग थी जिस पे आपको अवार्ड मिला? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जोनल, रीजनल, नेशनल, पूरे इंडिया से बच्चे आते थे। जोनल में आपके फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जो सिटी रहती थी, स्टेट रहता था, वहाँ के बच्चे रहेंगे। रीजनल में 5 स्टेट के बच्चे आते थे, बहुत बच्चे आते थे, मतलब 5000 6000 ऐसे बच्चे आते थे। फिर नेशनल में वो जो 5-5 ग्रुप बनाया हुआ था स्टेट्स का, वो जो क्वालिफाइड रहते थे वो नेशनल्स के लिए आते थे। सुबह शाम का कंपटीशन होता था, 4-5 दिन का चलता था, जिसमें सिर्फ पेंटिंग नहीं होती थी। जैसे कि उन्होंने कोई स्टोरी सुनाई और बोला कि वेस्ट दे दिया, आप जाओ कुछ कचरा बिन लाओ बाहर से, जो आपको मिले, पत्ते, ढक्कन, जो भी मिले। तो मैं खुद तो जा नहीं पाती थी, जो मेरा बगल वाला था जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, तो जो वो लोग ले आते थे मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेती थी। स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के आधार पे हमें कोलाज टाइप का या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप का कुछ बना के देना होता था। फिर एक जो टॉपिक था ड्यूरिंग कंपटीशन, मुझे याद है कि खाना मतलब पकाती हुई औरत बोली थी। ओके, अब मेरे एक पैर से खाना पकाती हुई औरत वाज लाइक वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मैं
ऊपर से पकड़ती थी, नीचे का डैमेज होता था, क्योंकि पूरा जो कर्व है, प्रॉपर हम एस शेप मान के चलें फीमेल बॉडी का, वो डैमेज हो जाता था। फिर मैंने शुरू किया रोना। ओके। मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार मिट्टी पकड़ी थी इस कंपटीशन में, मैं कर ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरा कहता मैं पहले रो ली, फिर जो मतलब हमारे बालवन में रश्मि मैम थी, इंद्रानी मैम थी, जो ग्राउंड लेवल पे थे, तो वो लोग आए, कहते कि बेटा एक स्पेशल कैटेगरी है फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट, आप वो यूज़ करोगे, इट्स ओके, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेंज कर देंगे अभी। नहीं, मुझे करनी नहीं है उस पर। मैं इसी पे करूँगी। फिर रो लिया, गा लिया, आराम से बैठी। 2 घंटे का कंपटीशन होता था, आधा घंटा रोने में गया, आधा घंटा मैंने लोगों को फिर देखना शुरू किया कौन कैसे कर रहा है। जो 1 घंटा बचा था, मैंने क्या किया, 2 लंबे सिलेंडर उठाए, उसके ऊपर 2 लड्डू रखे, उसके ऊपर 1 सिलेंडर रखा, उस पर 2 और लड्डू पेस्ट किए, और 1 और सिलेंडर, 1 गोल और लड्डू। कपड़ा मेरे पास पड़ा था, उसको कीचड़ में अच्छे से लपेटा, और उसको ऐसे गोल गोल करके पूरी उस पर लपेटा था कि वो पूरा पॉस्चर तो फीमेल लग रहा था, बट अंदर लड्डू लड्डू और सिलेंडर है ये पता नहीं चल रहा था। और मैंने मार दिया घूंघट। सामने बना के रख दिया, चूल्हा हो गया मेरा कंपटीशन। इसी तरीके से एक वॉल पेंटिंग का आया था, जिसमें भीड़ दिखानी थी। टाइम लिमिटेशंस बहुत रहती थी, क्योंकि मैं अगर मैरिट में पार्टिसिपेट कर रही तो आई हैव टू कॉम्पिटिट विद द नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स। पहली बार मैंने वॉल पे पेंटिंग की मुँह से, तो मैंने क्या किया, गोल गोल किए, लंबे लंबे अलग अलग कलर के कपड़े मारे, उसमें लंबी लंबी टांगे मार दी। दूर से देखने में भीड़ दिख रही थी। वो एक नल बनाया कि लोग प्यासे हैं पानी के, पानी नहीं है, ऐसे करके वो वॉल पेंट। तो जब इतने सारे कंपटीशन क्लियर कर लिए, उस पर मेरी फिर 2nd रैंक थी मैरिट पे। हम लोग को जब अवार्ड मिल रहा था, तो हमने कलाम साहब के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, बच्चों की नज़र से, मतलब प्रॉपर कि बच्चों का इमेजिनरी कैसा रहता है, सूरज की किरणों पे लटक रहे हैं, पेंसिल में बैठ के उड़ रहे हैं। तो इस तरह हम लोग सातों ने मिलके बनाया था, उनको गिफ्ट किया था। इवन मेरे 2nd नेशनल के लिए मुझे अवार्ड गया था 15 मई 2006। 3 दिसंबर 2006 में विज्ञान भवन में एक अवार्ड होता है, ये वाला सशक्तिकरण का, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कराती है, हर साल दिव्यांगों को सम्मानित करती है। तो उस पे उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन किया था, सरिता द्विवेदी इलाहाबाद से, उनको ये अवार्ड जाना चाहिए बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड का। और ये मुझे नहीं पता था। 2 साल तक 2006-07 सब ढूंढते रहे कि कहाँ है, क्योंकि मेरा कैसा था कि मैं जो कर रही हूँ 100% करती हूँ, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया। मेरा स्कूल चल रहा था, मैं प्रॉपर अपने स्कूलिंग का कर रही थी, एंड उसी समय मैंने एक कुत्ते का बच्चा अडॉप्ट कर लिया था, उसमें मैं एकदम माँ की तरह लगी हुई थी। तो शांति से चल रहा था। फिर 2006 में एक हमारा हुआ था, आई थिंक इट वाज इंटरनेशनल सेमिनार बालभवन में ही। तो हमारे मिनिस्ट्री वाले भी आए हुए थे वहाँ पे। अचानक उन्होंने कहा, ये इसी को तो ढूंढ रहे थे हम लोग। उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया फॉर द 2nd नेशनल। फिर जब हम लोग घूम रहे थे, तो सबने मुझसे पूछा कि हमने ऐसे पार्टिसिपेट किया, वैसे किया, हमने इतना प्रोसीजर फॉलो किया, तुम्हारा कैसे हुआ? मैं ब्लैंक, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। फिर मैंने उधर समय दत्ता अंकल थे मिनिस्ट्री में, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कलाम साहब वाली। तो अगर रिकॉर्डिंग होगी तो डेफिनेटली ये मेंशन है, क्योंकि स्कूल टाइम पे मेरे वाइस प्रिंसिपल ने बोला था कि सरिता कल एक इवेंट था, उसमें मेंशन किया है तुमको। एंड आई वाज लाइक, मजाक कर रहे हैं सर, प्रेसिडेंट 6 महीने बाद किसको याद रखेंगे? नहीं, एंड आई थिंक पूरा इंडिया जो है कलाम साहब का फैन है, और समथिंग कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। देयर विल बी, बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जो वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, बहुत सारे लोग लाइफ टाइम बीत जाएगी। हाँ, ये सच्ची बात है। आई थिंक अब तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब आइडल्स होते हैं, और अगर आइडल आपको याद कर लें, ये हर इंसान का, मतलब मेरे अवार्ड इतना नहीं था जितनी खुशी मुझे जान के हुई थी कि मेरा नॉमिनेशन कलाम साहब ने दिया है। आई वाज वेरी हैप्पी। देन 3rd नेशनल 2010 में गया। उसके पहले मेरे को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था पेंटिंग में। तो आप लगातार पेंटिंग्स बनाते जा रहे थे? हाँ। एंड योर पेंटिंग्स वुड गेट सेलेक्टेड। हम कुछ पेंटिंग्स देखते हैं आपकी। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो ये सारे अवार्ड्स आपको आर्ट्स के लिए मिल रहे थे, सारे नेशनल्स, और बालश्री आपको मिला। कितनी एज थी आपकी उस टाइम पे? मैं 14 साल की थी।
तो आई थिंक मेरे पेंटिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जितने भी नेशनल थे वो मेरे स्कूल ख़त्म होने के पहले मिल चुके थे. इट वॉज लाइक 3 नेशनल एंड 1 इंटरनेशनल पेंटिंग में. मैं 14 साल का जब था तो 9th क्लास में था और मैं फिगर आउट कर रहा था तब कि आई थिंक बाइक कैसे चलानी है, अब ये प्लान चल रहा था. बस बाकी तो उसके अलावा और कुछ खास नहीं हुआ. थोड़ा सा पढ़ लेता था, थोड़ा सा खेल लेता था. नहीं, पढ़ती तो मैं भी नहीं थी. वेरी नाइस. अवार्ड्स मिल रहे थे, आर्ट कर रहे थे आप, स्कूल ख़त्म हो गया. आगे गोल क्या था उस टाइम पे, क्या करना चाहते थे आप? जो मेरा स्कूल टाइमिंग था, बिकॉज ऑफ मुझे पेंटिंग के क्षेत्र में नेशनल्स मिल चुके थे, इसलिए जो हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके जो एचओडी थे, हमारे एक बार कला मेला कुंभ हुआ था, तो उसमें मैं उनसे मिली थी. लाइक ही इज माई गुरु जी अजय जेटली सर. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, एडमिशन्स नहीं होते वहाँ पे. सिर्फ 60 सीट होती है जिसमें से जनरल कैटेगरी की 20 रहती है. उस पर भी मैंने मेरिट नहीं लगाई थी, नो दिव्यांग कोटा. मेरे को लगता है कि आप अपनी पर्सनालिटी पे इतना वर्क करो, आप अपने टैलेंट पे इतना वर्क करो कि वो खुद निकल के आए. आपको किसी सपोर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, लाइक योर डिसेबिलिटी, लाइक योर वट एवर. ठीक है, काम करो अपनी पर्सनालिटी पे, अपने टैलेंट पे, अपने जो भी आपके पास है उसको बढ़ाओ. इतना बढ़ाओ कि लोग खुद आके बोले कि वी वांट यू. तो ये मेरा बचपन से था कि नहीं, फाइन रखो, बहुत अच्छा रखो, परफेक्ट रखो, 100% कितना रखो. इंस्पिरेशनल है ना, जहाँ पे हमारा देश इस बात की लड़ाई कर रहा है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक आप मुझे लगता है आरक्षण किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए. जिसको आरक्षण मिलते हुए भी आप कॉमन ग्राउंड्स पे रहना चाहते देखिए, हो. आसानी से मिली हुई चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है. हो सकता कि मैं अगर आरक्षण पे नेशनल्स ले लेती, आरक्षण में मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं होती. पढ़ने की वैल्यू नहीं होती, एफर्ट्स की वैल्यू नहीं होती, पेंटिंग की वैल्यू नहीं होती. अब क्योंकि मैं वो आरक्षण लेना नहीं चाह रही थी, उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रैब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने मेहनत की. ओके. तो मुझे लगता है कि आरक्षण दे के हम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं बच्चों की. नहीं होना चाहिए. स्पेशली अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू वांट टू शाइन, थोड़ा सा जलो, थोड़ा सा भुनो, मेहनत करो, उभरो, निकलो. वेरी इंस्पायरिंग. एंट्रेंस का आया, मैं पेपर देने नहीं जा रही थी. मेरी मम्मी कह रही है शांति से उठ के चली जाओ. 4 बजे मैं उठी हूँ, वही जो नोट्स थे मैंने उन्हीं को पढ़ा है. प्रैक्टिकल तो मेरा स्ट्रॉन्ग था. देन 7 बजे कॉल करके पूछे, सर एंट्रेंस कहाँ होगा? फिर बोला सेम डिपार्टमेंट में होगा, तुम आ जाओ बस. गई हूँ, मैं एग्ज़ाम दी हूँ. आउट ऑफ 60 एंड जनरल कैटेगरी 20, मेरी सेकेंड रैंक थी. 307 में 302 नंबर थे मेरे. वेरी नाइस. मेरिट पे. फिर जब आप बहुत ज़्यादा एक ले लेते हो ना जिम्मेदारी का बोझ, फिर आपको मेंटेन रखने में बहुत टाइम लगता है. यू कैन नॉट पुट योर सेल्फ डाउन. फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स बहुत खतरनाक टाइप के थे. मतलब जैसे कि आपका अप्लाइड हो गया, ग्राफिक हो गया, टेक्टाइल हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूरल हो गया, स्कल्पचर हो गया, एंड फोटोग्राफी भी था. ओके. अब उसमें से स्कल्पचर मेरे लिए टफ था एंड ग्राफिक मेरे लिए टफ था, क्योंकि लीनो शीट को काट के टूल से प्रिंट लेने के लिए कहते थे. ओके. जो हम लोग प्रिंट लेते हैं, जो हम लोग शर्ट्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसके सारे प्रैक्टिकल हमको पेपर में करने होते थे. और पेपर में अगर एक भी पेंट का रेशा आ जाता है या एक भी टेक्सचर आ जाता है, वो वर्क रिजेक्ट हो जाता था. ओके. ग्राफिक में बुक कवर डिज़ाइनिंग सिखाई गई, सीडी कवर डिज़ाइनिंग सिखाई गई, उसका लोगो कहाँ होना चाहिए, कंटेंट कहाँ होना चाहिए, उसका प्राइस कहाँ लिखना चाहिए, वो हम लोग ने पोस्टर कलर से बनाया है. मतलब मेरा कॉलेज भी बहुत अच्छा गया है. म्यूजियम में बैठ के हम लोग मूर्तियाँ कॉपी मारते थे पेंसिल शेडिंग में. उसमें भी मेरे लिए बहुत लंबा टास्क था, क्योंकि मेरा पैर कैसा है, बहुत वीक है. मैं बहुत लंबे समय तक पेंसिल नहीं घिस पाऊँगी. तो फिर मेरा रोना शुरू, मतलब जब मेरे से कुछ नहीं होता था मैं रोना शुरू कर देती, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव थी उस टाइम पे. तो कॉलेज के टाइम पे एक टास्क आया था, क्योंकि हम लोग के फर्स्ट ईयर में पेंसिल शेडिंग का बहुत काम रहता था पेंटिंग में. सब तो फटाफट कर लेते थे. मेरे साथ क्या है कि मैं थक जाती थी, मेरा पैर बहुत दर्द होता था. मतलब मेरे कॉलेज मेमोरी में ये भी है कि मेरे पैर में पूरा टाइम स्वेलिंग रहती थी. ओके. एग्ज़ाम टाइम में पैर मेरा पूरा फूल रखा है, उसमें बहुत सारे कलर लगे हुए हैं, पुरानी फ़ोटोज़ में है बहुत सारा.
तो उस टाइम पे भी मैंने क्या किया कि 2B 4B 6B 8B 10B जितनी भी पेंसिल के शेड्स थे चारकोल करके उसको पाउडर बना के सैंड पेपर पे रख लिया, उसको मैंने ब्रश से लगाया था और फिक्सर से फिक्स कर लेती थी. ओके. दैट वाज द सॉल्यूशन, इजीएस्ट सॉल्यूशन. अपने लिए बनाया था आपने. तो मैं पेंसिल शेडिंग ऐसे करती थी. ओके. तो बहुत सारे टास्क थे. तो मेरे को कॉलेज का तो मतलब उतना मैं सीरियस भी नहीं ले रही थी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को, मैं ये नहीं कर पा रही. मैं सॉल्यूशन ढूंढती थी कि ये काम करना है, प्रोसेस भी यही है, होना उसको वैसे ही है, बस उसको ऐसे ना करके मैं ऐसे करके लेके जा रही थी. ओके. काम सारा हो रहा था तो मेरा. आप अपने तरीके अपने लिए जो काम करते थे अलग से वो बचपन से चल रहा है. ओके. मतलब मेरे को अगर कुछ भी हो, मतलब सी ट्रिपल एम्पटी पर्सन, इट्स नॉट दैट ईजी कि हाँ आप सारी चीज़ स्मूथ वे में स्ट्रेट लेके जा रहे हैं. नहीं है, आपको हर बार कुछ ना कुछ तरीके चेंज करने पड़ेंगे. अगर आप सिंपल सी एक रूटीन की बात करें तो हाथ से ब्रश करना और पैर से ब्रश करने में फ़र्क होता है. जिन लोगों को लगता है कि दैट्स इजी, ट्राई करके देखो. ये टूथब्रश की बात हो रही है? हाँ, टूथब्रश की बात हो रही है. ओके. नॉट अ आर्ट ब्रश. झुक के ब्रश करना इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. जिन लोगों को लगता है मैं भी कर लूँगा, मेरे से भी हो जाएगा, प्रैक्टिकली आप करके देखे बोलने से पहले. तो मेरे बचपन से ये है कि चीज़ों को मैंने घुमा के की है. एंड मम्मी का इस पर बहुत रहा है कि हाँ हर बार मेरे को डिफरेंट तरीके से चीज़ें करवाती थी. उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया कि मेरी बेटी नहीं कर पाएगी. वो सीधे ही करती थी, तुम कर लोगी, करके देखो. तो सीधा उनका ये था. मैंने मारपीट बहुत की अपने बचपन में भाई बहनों के साथ. बचपन मेरा बहुत सही गया है. ओके. मतलब नॉन डिसेबल टाइप का गया है. तो स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ. बचपन में मैं डायरी लिखती थी क्योंकि उस समय मेरे से बात करने वाले, यू वॉन्ट बिलीव अनटिल अनलेस यू विल गेट अ सक्सेस नॉट अ सिंगल पर्सन विल सिट विथ यू. तो सच्चाई है दुनिया. ये सच है. एंड वंस यू गेट द सक्सेस भीड़ लग जाती है. तो आप हमेशा अपने दिमाग में वो टाइम पीरियड रखिए कि जब कोई नहीं था तब कौन था, और उन लोगों को पकड़ के रखिए. कॉलेज में थे आप, कॉलेज खत्म हो रहा था, क्या चल रहा था उस टाइम पे? गोल्स क्या थे? देखिए मेरी लाइफ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल था, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी पर्सन. ओके. मोस्ट हैप्पीएस्ट. वाओ. मतलब नॉट बिकॉज ऑफ लाइक मटेरियल थिंग कि मेरे पास ये हो वो हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो. मैं अंदर से खुश रहूँ, जिसके लिए मैंने बैकग्राउंड में कैसे काम किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे मुझे रिग्रेट हो. ओके. मैं किसी को हर्ट नहीं करती थी बोल के या फिर कैसे भी. एंड टचवुड मतलब मेरी मेमोरीज़ में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को हर्ट किया हो कैसे भी. मैं नेगेटिव बातें नहीं करती. मुझे लगता है आप जितना जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उतना वो आपको अट्रैक्ट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आई वॉन्ट बिलीव टू टॉक अबाउट लाइक नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. फोकस ऑन सॉल्यूशन, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन का जवाब है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. तो आप आंसर पे और सॉल्यूशन पे फोकस करें. बाकी की दो चीज़ें छोड़ते हुए चले तो ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन आधा ही पढ़ते थे पर उसका हाँ ठीक है ये ट्रिक किया, लिखने लगे क्योंकि टाइम कम है. फोकस ऑन दैट आंसर, सॉल्यूशन. अच्छी लाइफ के लिए, इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए, क्योंकि जो दूसरा गोल था हैविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ, इवन बीइंग अ ट्रिपल एम्पटी फीमेल, इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी मेरे को कि मैं किसी को प्लीज़ ना करूं, किसी को ट्रबल ना करूं. आज के टाइम पे सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं. एंड आप जितना ग्रो करेंगे, जितना अचीव करेंगे, वो आपके लिए बेहतरी होगी, किसी और के लिए नहीं. फैमिली साथ रहती है. आई एम रियली ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली. वो एक अचीवमेंट है मेरा अलग. बट अगर मैं उनको भी ट्रबल करती, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये ला दो, मेरा वो ला दो, मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ, मेरा ये कर दो, एक टाइम पे आके हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है. मैंने उनको वो नहीं दिया जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो. वी आर हैविंग अ वेरी गुड टर्म्स. और ये प्रैक्टिकल है. एक पॉइंट पे आके हर इंसान पिस्ड ऑफ होता है. आप खुद हो जाते होंगे, कुछ नहीं हो रहा है पिस्ड ऑफ. हाँ, दैट इज वेरी फेयर एक्सपेक्टेशन होती है. तो मैंने इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टेप बनाना शुरू किया. ओके. जॉब. मुझसे क्वेश्चन किया गया कि एलिम्को में जॉब करोगी. आई वॉज वेरी किड, कॉलेज का ख़त्म ही हो रहा था. तो उस समय मेरे खर्चे थे सिर्फ 15,000. मैंने मजाक में पूछा, मुझे लग रहा था मजाक चल रहा है.
तो मैं कहा कि सैलरी कितनी दोगे? तो कहते तुमको कितनी चाहिए? सोचिए कि दोनों हाथ से लड्डू मिल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सोचो मेरी इमेजिनरी, मतलब मेरी सोच कितनी सिंपल सी थी। मैं कर रही हूँ मेरे कलर्स का खर्चा 15,000 है, 15,000। सरकारी नौकरी में कोई करे 15,000 चाहिए बस। मुझे पता नहीं था कि लिटरली उस चीज़ को सीरियस ले लेंगे। बोर्ड में अप्रूवल बढ़ाया गया मेरे नाम से कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखना चाहते हैं। सरिता द्विवेदी करके यहाँ आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं, इतने नेशनल मिले, इतने अवार्ड मिले, नेशनल वाइड पहचान हो गई थी मेरी कॉलेज ख़त्म होते होते तक। तो अप्रूवल आ गया, एलिम्को में जॉब मिल गई मेरे को। फिर आउट ऑफ बोरियत एंड ऑल 2024 में गोवा में हुआ पर्पल फेस्ट। तो वहाँ पे दिव्यांगों के कुछ कुछ कंपटीशन हो रहे थे स्पोर्ट्स के। ओके। तो एक कंपटीशन था बुशिया करके। मुझसे बोला कि जो सीवियर डिसेबल पर्सन है, जो और कोई गेम नहीं खेल सकते, वो ये गेम खेल सकते हैं। तो जस्ट ट्राई करने के लिए मैं वो गेम खेलने गई। देन रूल वगैरह बिल्कुल नहीं आते थे। जो तमिल, मतलब साउथ इंडियन से लोग आए थे, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, तो वो भैया को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने मुझे सारे रूल तमिल में बताए और मैंने समझ भी लिए। खेला, स्टेट लेवल मेरा गोल्ड गया। स्पोर्ट्स में पहली बार मुझे स्पोर्ट्स में कोई मेडल लगा था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे पहली बार जीवन में मेडल मिला। वेरी नाइस। फिर वो स्वाद लग गया कि हाँ मेडल वाला। फिर वहीं पे नेशनल्स के लिए हमारी जो फेडरेशन है, इंडिया में एक ही फेडरेशन है बुशा के लिए। एंड इफ समवन इज लाइक हैविंग अ सीवियर डिसेबिलिटी, जो और कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बुशा खेले, अच्छा गेम है। तो वो मिले, उन्होंने मेरे को नेशनल में बताया कि ये नेशनल होने वाले हैं ग्वालियर में, आप आएँ खेलें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें। फिर मैंने अपने ऑफिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके गेम है, मैं खेलूँ क्या? नाम मेंशन करते हैं। ऑफिस में भी ये काफ़ी पॉजिटिविटी है कि दे सपोर्ट यू अ लॉट, क्योंकि हर किसी को ऑफिस भी ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे लोग इतने सपोर्टिव हो के देखिए, खुद को साबित करना होता है। अगर कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंट है, वो आपने अर्न किया है डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे मिली, मैं आपके ऊपर इतनी जल्दी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप मुझे कुछ प्रूफ करके देंगे। मेरे जो पैरामीटर्स है, आप उसमें खरे उभरे। तो जो मेरे ऑफिस के पैरामीटर्स थे, उन्होंने मुझे कोई भी टास्क दिए, उनको मैंने प्रॉपर करके दिया। अब उनको पता है कि वो मुझे कोई भी काम देंगे, मैं उनको करके दूंगी, टाइम पे दूंगी, टाइम से पहले ही दे दूंगी। टाइम के बाद वाला कोई रूल नहीं है मेरा कि लाइक टिपिकल सरकारी की तरह घसीट रहा है एक काम 6-6, 7-7 महीने। नहीं है वैसा। नहीं। ओके। तो अब उनका ऐसा हो चुका है कि शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन डू एनीथिंग। ये वाली लाइन उनकी मतलब फेवरेट हो चुकी है आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स करो, अच्छी बात है। फिर जो गेम मैं खेल रही हूँ, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। इसके जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक वी कैन प्ले दिस गेम विद द हेल्प ऑफ रैम्प एंड द बॉल्स एंड रैम्प ऑपरेटर, क्योंकि मैं खुद से अपनी बॉल थ्रो नहीं कर सकती। ओके। तो उसके लिए एक रैम्प ऑपरेटर चाहिए होता है, फिर रैम्प चाहिए होता है, बॉल चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे टूर्नामेंट में भेजना सब ऑफिस करके दे रहा है। लास्ट ईयर फरवरी में मुझे नेशनल में सिल्वर लगा। जुलाई में मैं गई कायरो इंटरनेशनल, वहाँ पे मुझे डबल मेडल लगे, ब्रॉन्ज। एक मेरा और एक मेरे पार्टनर के साथ पेयर मैच में। ओके। और वो इंडिया के पहले मेडल है, अभी तक इंडिया को मेडल नहीं गए थे। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, नहीं, पैरालंपिक्स था ये या? यस, इट्स अ पैरालंपिक गेम। ओके। तो अभी मैं प्रिपरेशन पैरालंपिक की कर रही हूँ, 2028 की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो आई होप यू विल कैरी अ मेडल फॉर अस। यू मेक अस सो प्राउड। वेरी नाइस। तो विद इन 6 मंथ 19 डेज मेरा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल क्लियर हो गया। ओके। एज आई टोल्ड, लाइक मैं जिद्दी टाइप की पर्सन हूँ। मुझे लगता है वही 100% वाला। तो मैं प्रॉपर दिल्ली में रह के प्रैक्टिस कर रही थी, कंटिन्यू टाइम दिया। एंड इतनी जल्दी इस स्पोर्ट्स को, मतलब हमारी फेडरेशन में कहती इतनी जल्दी कोई नहीं सीखा सरिता, जितनी जल्दी तुमने कवर किया है। फिर जब इंटरनेशनल क्लियर हो गया, गेम भी समझ में आने लगा, देन नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पैरालंपिक 2028। देखते हैं। Very nice, very nice. इससे पहले एशियन गेम है, तभी प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए अब लगेगा, अब मेहनत लगेगी ज़्यादा। ओके। ओके। इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज एंड देयर आर पीपल विद डिसेबिलिटी।
सबसे पहले आप, क्योंकि यू हैव कम थ्रू अ लॉन्ग वे, बहुत आगे आए हो आप, और ऑब्वियसली ये आपकी इच्छा शक्ति और आपका विल पावर, बहुत सारी चीज़ें। तो माइंडसेट क्या मतलब सजेस्ट करोगे अगर इसको कोई देख रहा है तो उसको, और स्पेशली उसके आसपास, उसकी फैमिली में, या वो खुद ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ दे आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको आप क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए, या किस तरीके से उन्हें दुनिया देखनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो डिसेबिलिटी आई गई है, अब उसको सोचने और लेके बैठने से अच्छा है स्टार्ट थिंकिंग द सॉल्यूशन। ओके। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ यू आर लाइक दिस नाउ, यही फ्यूचर में भी होने वाला है, तो अब वैसे रह के फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, ईजी वे में लाइफ कैसे स्पेंड करोगे, क्या अचीव करना चाहते हो, प्रॉपर लिख लो पहले। मुझे लगता है आप जो लिख लिए ना, वो पत्थर की लकीर हो जाता है, वो होगा जरूर। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड हाँ, वंस यू राइट इट। इफ यू आर राइटिंग, सिंपल सी बात, हाथ गया पैर से लिखो, पैर गया मुंह से लिखो। आजकल तो एआई इतनी एक्टिव हो गई, आप फोन पे बोलते हो, डिक्टेशन लिख के देगी वो। और इसी के साथ व्हाट अबाउट द पीपल जिनको लाइफ में कष्ट है, उनके लिए क्या माइंडसेट आप सजेस्ट करोगे? मुझे लगता है कष्ट जैसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमको किसी बात का कष्ट है, एंड जैसे ही 2 साल गुजरेंगे और हम पीछे पलट के देखेंगे कि मुझे इस बात का कष्ट था, मुझसे लिखवा के ले लो, उस बात पे आपको हंसी छूट जाएगी कि हम जिस चीज़ को इतना सीरियस लेके बैठे थे वो था नहीं इतना सीरियस जितना हमने पकड़ रखा था। आप होल्ड कर रहे इसलिए आपको तकलीफ हो रही है ना, होल्ड मत करो, मत सोचो ज़्यादा, सब कुछ यहाँ से है, दिमाग का खेल है सारा। वेरी नाइस। तो दिमाग को जितना पागल बनाओगे और जितना कम सोचोगे उतना ही सुखी रहोगे, जो मुझे लगता है। मतलब मेरे जो बचपन से लेके अभी तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है बच्चों को हमेशा फ्यूचर पे रहना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग जैसे मैंने की थी, एंड इसके जो ये रहेगा रिजल्ट, बच्चे फ्यूचर पे रहें, टीन एज प्रेजेंट पे रहें, एंड जितने भी 60+ हैं वो पास्ट में रहें। ओके। एंड दैट्स अ सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। ओके। एंड लाइफ के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 2 होते हैं वो सुख के होते हैं, एक में आपका स्ट्रगल होगा, तकलीफ होगी। अब आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा कि वो कब हो। बच्चे क्या करते हैं, बचपन में मौज में निकाल दिए, जवानी में रगड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तब उनका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। 2 स्टेज, बचपन, बुढ़ापा अच्छा गया, पर जवानी पूरी घिस के बराबर कर दी, खत्म हो गई। मैंने क्या किया, मैंने बचपन रगड़ दिया अपना। और मेरी जवानी, बुढ़ापा इतना मौज में जाएगा कि जिसकी कल्पना मतलब ऑर्डिनरी लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं फील कर रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरा जवानी और बुढ़ापा बहुत मौज में जा रहा है। आई एम दैट मच इंडिपेंडेंट कि आई स्टे अलोन इन द गवर्नमेंट क्वार्टर। फैमिली के साथ नहीं रहते आप? फैमिली के साथ मैं रहती थी। मेरे चक्कर में एक सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर आपकी एक उंगली भी कटे ना तो आपके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। मेरी जैसी बच्ची अकेला नहीं छोड़ते थे मुझे वो। मेरे पापा मुझे ऑफिस छोड़ते थे, मेरी मम्मी मुझे तैयार करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। एंड उन दोनों का क्या हो चुका था कि दे आर ऑलमोस्ट, पापा 60+ हो चुके हैं, मम्मी 55 क्रॉस कर चुकी हैं। एक एज के बाद इंसान रिवर्स चलने रहता है, इमोशंस उसके बहुत टाइट हो जाते हैं, बहुत टाइट। तो दे आर नॉट रेडी टू लीव मी अलोन इन द हाउस। एक तो बहुत जवान लड़की कॉन्सेप्ट, ठीक, एंड घर पर अकेला नहीं छोड़ना है, कौन करके देगा, कैसे मैनेज होगा, खाना कौन खिलाएगा। खैर खाना तो मैं पैर से खा लेती हूँ खुद से, खाना बनाएगा कौन, ऑफिस कौन छोड़ेगा, तैयार कौन करेगा। तो ये सारे पैरामीटर देखते थे। 1 साल गुजरा, मेरी जॉब लगने के बाद हम लोग जब रेंट पे शिफ्ट हो गए थे तो मैंने मम्मी से बोला जाओ रक्षाबंधन में मामा के यहाँ चली जाओ। एंड ये जो एक और चीज़ मेंशन करूँगी, ये जो एटीट्यूड है ना मेरा, बहुत सिंपल वाला, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा मेरे मामा के घर पे। मेरे पापा के मुंह से मैंने आज तक मेरी माँ को चू तक नहीं सुनते हुए देखा है कि तुम्हारे भाई क्या मेरी बच्ची को ये हो गया। जरा सा कुछ हो जाता है तो आदमी एकदम चढ़ बैठता है। आज भी मेरी मम्मी उसी घर में जाती है, उस छत में मेरे पैरों के निशान है दोनों। ओके। मेरे पापा खुद लेके जाते हैं। ही इज़ लाइक, मेरे को लगता है बहुत आइडल हस्बैंड टाइप के हुए हैं।
अपनी बीवी को लेके जाएंगे, अपनी बीवी को वापस लेके जाएंगे, एक दूसरे के बिना दोनों कहीं जाते नहीं हैं। तो जब मैं उन लोग के साथ जॉब लगने के बाद प्रॉपर रहने लगी, क्योंकि पहले क्या था कि भाई बहन थे तो भाई बहन संभाल लेते थे, मम्मी पापा जा रहे थे, सबकी शादी हो गई, सब अपना अपना निकल गए, बच्चे बस हम 3 घर पे। तो मम्मी पापा ने लिटरली रिलेटिव घर के जाना छोड़ दिया, वो जाते ही नहीं थे। ना राखी में मम्मी मामा क्या जा रही है, ना पापा कहीं जा रहे हैं, अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो भाग के आ रहे हैं मुझे ऑफिस से लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को थोड़ा सा चुभने लगा कि मेरी वजह से आई बिकम लाइक अ खूंटा जिसमें 2 बैल बंधे हुए हैं। फिर इस चीज़ का मैंने सॉल्यूशन सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए इनका, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। एंड दूसरी चीज़, एक और प्रैक्टिकल पैरामीटर है, सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, कि जब आपके माँ बाप दुनिया छोड़ के जाते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों का, कि मेरा बच्चा अकेले सर्वाइव कर लेगा, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है, अच्छे से कर रहा है। तो जब ये सारे पैरामीटर मैंने सोचा, मैं ओवर थिंकर, मैं एम्बीवर्ट, तो मैं बहुत सोचती हूँ, बोलूँगी कम बट मैं सोचूंगी बहुत ज़्यादा। देन सोचते एलिम्बू के क्वार्टर बन गए। मैंने धीरे से अपनी मम्मी से पूछा कि मैं क्वार्टर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। बहुत बगावत हुई, कौन करके देगा, कैसे करोगी। सामने से तो मैं बहुत बोल्ड दिखा रही हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी सब कुछ, अंदर से हर बच्चा डरता है। थोड़ा थोड़ा, हाँ। मुझे भी बहुत डर लगा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शुरू की। पूरा खाली घर मिल गया था, 2 BHK का बड़ा सा, जिसमें पूरे घर में मैं अकेले रहती हूँ। धीरे धीरे मैंने चीज़ें खरीदना शुरू की। सबसे पहला काम अच्छी काम वाली ढूंढी। एंड आज के टाइम पे सोसाइटी ऐसी हो चुकी है ना, सब अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो आप पूरा टाइम काम वाली पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं। धीरे धीरे करके मेरे पे मैच्योरिटी आने लगी कि हाँ, हाउ टू डील विद द पीपल, काम कैसे लेना है, काम कैसे कराना है, वगैरह वगैरह। सीखते 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 ये स्टेज आ चुकी है कि 2020 में मैं क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी, 2025 चल रहा है। अच्छी लर्निंग हो गई मेरी लाइफ की। मेरे को ग्रोथ करते हुए देख के अब मेरे माँ बाप के चेहरे पे वो जो संतुष्टि दिखती है ना, जो कि हर बच्चा चाहेगा उनके माँ बाप के चेहरे पे हो, दैट मेक मी हैप्पीएस्ट पर्सन। वेरी नाइस। तो अब वो क्या करते हैं, मेरे को बिना बताए यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। अब तो मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं, सरिता तारे मम्मी पापा गए हुए हैं गंगा नहाने। और मैं कॉल करके पूछती हूँ, कहाँ हो आप दोनों? कहते हम लोग खिरेश्वर आए हैं। मैं को भाई साहब बता तो दिया कर, कहाँ हो तुम लोग? वेरी नाइस। तो अब ये पैरामीटर आ चुका है कि वो लोग मस्त घूमना स्टार्ट कर दें, मम्मी पापा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन किसी पेरेंट के लिए उनका बच्चा ऐसी किसी चीज़ से गुजर रहा है जो जहाँ पर कोई बीमारी है, कोई एलिमेंट है, या फिर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे आप? क्या माइंडसेट रखना चाहिए उन्हें, या फिर किस तरीके से सिचुएशन से डील करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि फर्स्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि जो हो गया हो गया, ओके, ठीक है। सेकेंड चीज़, फाइट करो, पूरे एफर्ट डालो, बच्चे को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, उसका एक फील्ड चूज़ करो, किस चीज़ में वो अच्छा था या अच्छा है, क्योंकि टाइम के साथ इंटरेस्ट बच्चे के चेंज होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल रहो, पहली बात तो। आई नो मतलब बहुत तकलीफ़ होती है, जितना अगर आपका लेकिन हो बच्चे को दिव्यांगता आ गई है, जितना वो तकलीफ़ में उससे ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। बट स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, फाइट करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे स्ट्रांग होके, उतना ही आपका बच्चा ग्रो करेगा, क्योंकि बच्चा इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स। वो देख के रिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे घर का माहौल है, सिंपैथी वाला है, बेचारा वाला चल रहा है कि हाय मेरा बच्चा ऐसा हो गया, बच्चे के दिमाग में भी हो जाएगा हाय मैं ऐसा हो गया। वहीं पे एक फैमिली है जो कह रहे मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, मेरा बच्चा ये कर लेता है, मेरा बच्चा, क्योंकि मैंने अपने बचपन से कभी ये नहीं सुना कि मेरी बच्ची ये नहीं कर पाती। अलग ही एटीट्यूड था, हाई लेवल का, सब कर लेती हो। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि आप माहौल चेंज करें घर का। उदासीन माहौल घर का बिल्कुल मत रखें। जो होना था वो तो हो ही गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उस पर बेटर क्या कर सकते हैं वो ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आज के टाइम पे भी क्या चल रहा है कि अगर माँ बाप को थोड़ी भी तकलीफ हो रही है ना, बच्चे गिव अप कर देते हैं। वो अपनी फैमिली में फोकस कर रहे हैं, ये फैक्ट है। सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा होगा। ये आप ओल्ड एज पेरेंट्स की बात कर हाँ, रहे हैं? ओके। अब फॉर एग्जांपल
कोविड का टाइम ही ले लो, लोग इतना डरे हुए थे लिटरली, मतलब मैं तो कोविड टास्क फोर्स में थी, तो मैंने माहौल देखा, मैंने खुद अपने फैमिली को बोल दिया था कि मेरे घर मत आना, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में बहुत लोगों को कोविड हो गया था। अब क्योंकि आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन, मुझे मरने से डर नहीं लगता, और मुझे लगता है डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। तो मैं क्या करती थी, सबको थर्मामीटर, नींबू, गिलोई, खाना, सब्जी, सबको डोर डोर पे मैं पहुंचा रही थी व्हीलचेयर के साथ। मैं डोर पे रख के आ जाती थी, फ़ोन कर देती थी, भाई उठा ले, इसको ले जाओ, पकाओ, खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे, पॉजिटिव रहना, ऐसे रहना, वैसे रहना। और मैंने अपनी फैमिली को मना कर रखा था, मेरे घर मत आना, मैं खुद खा लूँगी, मैं बना लूँगी, मैं कर लूँगी। तो आप बता रहे थे कोविड टास्क फोर्स में थे, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? लोग नहीं ले रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं चाहता कि उनकी खुद की जान जाए। पेरेंट्स को कोविड हो गया, एफर्ट डालने की जगह, सीधी से एक बात समझना, मतलब जो मेरे को पर्सनली समझ में आता है, इंसान जी जान लगा देता है किसी को बचाने के लिए, स्पेशली अगर बच्चे की बात आती है तो वो एफर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जब आप खुद पेरेंट हो जाते हैं। आप अपने बच्चे पे करेंगे, बट अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा ये कर देते कि नहीं हो सकता ठीक हो जाए, थोड़े से ढीले पड़ जाते। ढीले नहीं पड़ना है, एफर्ट डालिए, हो सकता है वो बच जाए, हो सकता है, क्योंकि एक सीधी से एक और बात समझिएगा कि इंसान हमेशा बचता है इच्छा शक्ति से। तो एफर्ट डालिए, गिव अप मत करिए चीज़ों को, ना बच्चों को लेके ना पेरेंट को लेके, अनटिल अनलेस देयर इज अ 0% होप। मत होप छोड़ो अपनी, पूरा करो, कंप्लीट करो। वेरी नाइस। आप अपने उपलब्धियों की वजह से ऑब्वियसली आपने एक समाज में और एक सोसाइटी में अपने आसपास एक अपनी पहचान बना ली थी। कई बारी आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती होंगी या आप महसूस करते होंगे जो सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी या फिर दिव्यांगजनों के नज़रिए से कमियां या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बेटर हो सकती थी। तो ऐसा कुछ नोटिस, पहला सवाल ये कि ऐसा कुछ नोटिस किया आपने, और दूसरा ये कि उसके लिए आपने दूसरे दिव्यांगजनों के लिए कुछ करने की कोशिश करी? देखिए, क्वार्टर पे शिफ्ट होने के बाद जब मैं अकेले रहने लगी, एक और पैरामीटर मुझे समझ में आया कि नो वन इज़ फ्री। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने गोल्स हैं, सब अपनी ही एक स्पीड में लगे हुए हैं। उनके भी कुछ, जैसे मेरे पैरामीटर्स, तो उनके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन। वो मैं बचपन से करना चाहती थी। तो आई एम अ सोलो ट्रैवलर। मेरे इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट है उसमें सिर्फ 12 बच्चे हैं। नॉर्थ ईस्ट 7, एक सिक्किम 8, ऊपर के 2 झारखंड और छत्तीसगढ़। ओके। इतने ही मेरे बच्चे हैं, बाकी सब मैं घूम चुकी। वेरी नाइस। तो वाइल ट्रैवलिंग आई फेस सो मेनी थिंग, क्योंकि आप जब अकेले ट्रैवल करते हैं ना तो यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है। पहले जो फैमिली के साथ घूमते थे, पापा ने घुमाया बहुत है मेरे, तो अब मैं उनको घुमाने में लगी हूँ। तो उसलिए पहले मैं प्री प्रिपरेशन करके जाती हूँ कि अगर मैं उनको कहीं लेके जा रही तो उनको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उस जगह पे पहले घूम के आती हूँ। सारा पूरा सेट करके आऊँगी, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें। तो वाइल डूइंग दैट व्हाट आई फेस, जैसे एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरा एक अवार्ड सेरेमनी थी, मैं जा रही थी चेन्नई। इन बिटवीन मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं गई पहले मुंबई से बेंगलोर। वहाँ पे मैंने अपना मेरी एक मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड की। फिर मेरा दोस्त आ गया था, वहाँ से मैं चली गई कोचीन। वाइल गोइंग कोचीन, एयरलाइंस एयर का जो स्टाफ था उन्होंने मुझसे क्या बोला कि मैम आपकी मोटराइज व्हील चेयर है, बैटरी ऑपरेटेड, यू कैन नॉट ट्रैवल विद दिस व्हील चेयर। इस चक्कर में उन्होंने मेरी फ़्लाइट छुटवा दी। मैं टाइम पे थी। इमेजिन, मैंने पूरा ट्रैवल प्लान कर रखा है और मेरी फ्लाइट किसी और की वजह से छूट जाए जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग अ मोटराइज व्हील चेयर। दिस व्हील चेयर इज नॉट अ व्हील चेयर फॉर मी, इट्स अ बॉडी पार्ट, इट्स माई हैंड एंड लेग फॉर्म, लाइक यू नो, मैं इससे मूवमेंट कर रही हूँ, मेरे सारे काम इसी से हो रहे हैं, तो मेरे लिए मोबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट अ व्हील चेयर फॉर मी, मेरे हाथ पैर है ये। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भाई साहब कोई मुझे ऐसे रोक रहा है, मना कर रहा है कि आप अपनी व्हीलचेयर लेके नहीं जा सकते। और ही वॉज वेरी हार्श कि अगर आपको जाना है आप अकेले जाओ, व्हीलचेयर नहीं छोड़ के जाओ। तो मैं चलूँगी कैसे उड़ के शांति से रही मैं, काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर मुझे लगा कि जितना मैं अपना समय बहस करने में ख़राब कर रही हूँ, उससे अच्छा है कि इनकी बहस को यहीं छोड़ो। मैंने प्यार से, क्योंकि मेरा एक स्टैंड है, अभी तो फ़िलहाल मैंने हटा रखा है, सामने मोबाइल लगा रहता है, मैंने वीडियो क्लिक की, सारा रिकॉर्ड हुआ। वो बंदा जितना उसने अपना बकवास कर सकता था, एंड वो हुआ किस लिए, क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। जितने भी रूल्स हैं एयरलाइन के, पैरामीटर जितने भी, ये सब रिटर्न में है, उसने नहीं पढ़ाई की थी।
एंड मैं इतना ट्रैवल करती हूँ तो मेरे को मालूम है। पहली बात तो मेरी व्हीलचेयर की जो बैटरी है वो ड्राई है, 12 वोल्ट 32 एच इज़ नॉट दैट रिस्की। लिथियम आयन बैटरी हो और वेट बैटरी हो वो रिस्की रहती है। माई बैटरी इज़ नॉट लाइक अ वेट एंड लिथियम आयन बैटरी। दूसरी मेरे पास सर्टिफिकेट है मेरी बैटरी का। अगर कोई घर से निकल रहा है और दिव्यांग है तो इतना तो पागल नहीं हो ना कि बिना प्रिपरेशन के घूम रहा है वो। मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ घूमती हूँ। मैं उसको समझा रही हूँ प्यार से कि भाई साहब दिस इज़ द रूल, आप लोग ने गलत किया, मेरे को दूसरी फ्लाइट दो, मैं कोचीन जाऊँ, मेरा समय ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है। मैंने वहाँ सिर्फ एक ही दिन प्लान किया था कोचीन का कि मैं जाऊँगी, घूमूँ फिरूँगी और फिर मैं निकल जाऊँगी चेन्नई अवार्ड सेरेमनी के लिए। लौट के आई मैंने कंप्लेन की, फिर उस पर अब अच्छा खासा एक्शन हो चुका है कि कोई भी एयरलाइन वाला मना नहीं करेगा। सिक्योरिटी आएगी, वो चेक करेगी, उनको डील करना होगा। इवन एक और रूल ऐड ऑन हो गया उसमें कि किसी भी एयरलाइन का बंदा लिटरली अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो पैनिक भी हो रहा है तो उन लोग को मना करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर आएंगे, चेक करेंगे, वो मना करेंगे। ये सारे रूल मेरे केस करने के बाद ही हुए थे। और केस मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे पेनल्टी चाहिए या मुझे कोई प्लेजर मिल रहा है। तो ये डीजीसीए से कंप्लेंट करी थी या फिर हाँ। लीगल प्रोसेस से आप गए थे? नहीं, डीजीसीए से की थी प्रॉपर। ओके। मैं मेल कर रही थी, बार बार कर रही थी। Okay. अलायंस एयर को भी मैंने कंप्लेन की थी। ओके। ठीक है। एंड मेरा जो एक माइंडसेट है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, ठीक, तो जो मेरे जैसे हैं और भी पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो किस लेवल का फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे इट वॉज नॉट राइट। फिर मेरे को क्या लगा कि अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम आती है इंडिविजुअल मुझे, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट दैट, ताकि जो मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वेरी नाइस। भारत देश में दिव्यांगजनों के लिए अगर आप किसी से कुछ मांग पाओ या कह पाओ, और ये बात स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटी की, तो आप क्या मांगना चाहोगे या क्या आप कहना चाहोगे विच शुड बी अवेलेबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी? एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर। मैं अगर कहीं भी जाऊँ वो एक्सेसिबल हो इस लेवल का। ओके। फॉर एग्जाम्पल आई स्टे अलोन एंड इट्स अ गवर्नमेंट क्वार्टर। तो जब मुझे क्वार्टर पे शिफ्ट किया जा रहा था, मुझसे पूछा गया था, तो उन्होंने मुझसे पैरामीटर पूछे थे कि तुम्हारे लिए क्या 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 नीड है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे लगता है इवन मैनी पीपल एक्सेप्ट दैट कि मेरा घर ही ऐसा घर है पूरे इंडिया में कि वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है। मेरे वॉश बेसिन की हाइट 7 इंच की है ज़मीन से, मैं आराम से बैठ के खुद ब्रश करती हूँ। ओके। स्विच बोर्ड मैंने सारे नीचे करवा रखे हैं कि अगर कोई भी नहीं है मैं आराम से बंद करती हूँ, ऑन करती हूँ। सेंट्रल लॉक डोर का इतनी हाइट पे है, खुद से की लगाती हूँ, खोलती हूँ। ओके। इंडक्शन रखा हुआ है मैंने नीचे, अगर मुझे कुछ खाना है, मुझे रात को भूख लग रही है, आई कैन डू दैट। वेरी नाइस। बेड मैंने छोटी हाइट के बनवाए हुए हैं अपने हिसाब से। तो पहली चीज़ तो पर्सन विद डिसेबिलिटी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर रिक्वायरमेंट, देयर फैमिली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उनके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपने घर को ही यूज़ करे, वो कहीं जाने का ना ये करे, या फिर उसको ऐसा ना लगे कि वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। घर का जो कंस्ट्रक्शन है, अगर नए घर बन रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में एक लॉ आना चाहिए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कभी ना कभी तो आप व्हीलचेयर पे आओगे। जीवन का इतना लंबा जीवन, उस पूरे जीवन रूटीन में कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति व्हीलचेयर पे आएगा। अब लोग अपने घर बनवाते हैं एकदम मस्त 3-3 खंड का घर, सीढ़ी मतलब फ्रंट में 2 स्टेप सीढ़ी ताकि पानी अंदर ना जाए, गंदगी अंदर ना जाए। वो ये भूल जाते हैं कि आपकी ओल्ड एज में यही घर आप खुद यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर एक पैरामीटर बन जाए कि हाँ, घर का कंस्ट्रक्शन के ये पैरामीटर हैं, आगे रैंप होना अनिवार्य है, रैंप की इतनी हाइट होना अनिवार्य है, स्विच बोर्ड की हाइट इतनी हो कि एक खड़ा हुआ बंदे भी यूज़ कर ले और अगर कोई व्हीलचेयर पे आ रहा है वो भी कर ले। अगर ये सारे पैरामीटर आ जाएं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल मैं आप ही के घर पे आऊँगी, अब आप अपने ही घर को इमेजिन कर लो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी नाइस। है ना? तो वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए, ऑफिसेज में होनी चाहिए, मॉल में होनी चाहिए। मैं मान लीजिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का खुद भरने जाना चाहती हूँ, वहाँ पे होना चाहिए। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ,
वी नीड एक्सेप्टेंस कि हम कहीं आ रहे हैं तो हम खुद आ जाएं, खुद चले जाएं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलरेडी मिनिस्ट्री इस बारे में काम करना शुरू भी किया। अभी रिसेंटली एक सुगम यात्रा निकाली गई थी, उसमें जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसका ऑडिट करवाया गया है। मैं उस ऑडिट टीम में भी थी। एंड मतलब मुझे लगता है कि अगर ये सारे पैरामीटर छोटे छोटे जो हैं वो एक्सेप्ट अगर हो जाए, कर दिए जाएं, तो जितना मैंने ट्रैवल किया है इंटरनेशनल, इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस रहने के लिए। हमें यहाँ पे प्रॉपर ड्राइवर मिल जाता है, कुक मिल जाता है, हम कैसे भी रह रहे हैं, सब चल रहा है, गाने बजा रहे हैं लाउड, कोई वो नहीं हो रहा है। अदर कंट्री में इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी इंडिया में है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस, बेस्ट कंट्री टू लिव। बस ये छोटे छोटे पैरामीटर एक्सेप्ट, फुटपाथ हो, व्हीलचेयर के लिए एक अलग जगह हो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, एंड घर ऐसे हो पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके माँ बाप एक एज हो रही है, उनको व्हीलचेयर पे आना पड़ रहा है किसी रीज़न से, या आप ही का पैर टूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको आपका घर आप ही का लगे, जस्ट बिकॉज आप व्हीलचेयर पे आ गए इस वजह से ऐसा ना लगे कि हाँ ये घर ही किसी और का है। क्योंकि व्हीलचेयर पे आने के बाद ना आपका नज़रिया जैसे पन्ने पलटते ना सट, वैसे चेंज होता है। प्रैक्टिकल के लिए मैं कह रही हूँ, आप एक दिन व्हीलचेयर लेके आओ, प्रैक्टिकल करके देखो, इवन यू आर नॉट हैविंग एनी इशू, वो सारे पैरामीटर चेंज कर दो जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ माहौल चेंज करने की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे मेरे को कोई देख रहा है, तो बिकॉज ऑफ आई एम नॉट हैविंग 3 limbs, आई एम ट्रिपल एम्पुटी, तो उनका क्या माइंडसेट होगा कि ये तो डिपेंडेंट होगी किसी के ऊपर, ये बेचारी क्या कर पाती होगी, इससे तो कुछ नहीं होता होगा। वो अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं लेके आ पा रहे होंगे कि आई एम आर्टिस्ट, आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम मॉडल, आई एम इनोवेटर, आई लव फोटोग्राफी, आई एम ट्रैवलर। तो ये सब उनके इमेजिनेशन के पार है, अनटिल अनलेस दे विल हैव एक्सपीरियंस विथ मी। तो ये जो आप एक सोच बना लेते हैं ना तुरंत देखते ही, बात करो, पूछो, और बात करने की भी शैली ऐसे रखिए कि अगले को चुभे ना। बात करने के बहुत तरीके होते हैं, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत वियर्ड क्वेश्चन करते हैं, खैर मुझे तो क्वेश्चन से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं आराम से जवाब देती हूँ। वेरी नाइस। सो सरिता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड आई होप आप इसी तरीके से हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहें, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल गेट अ गोल्ड फॉर अस in the Paralympics. Hopefully. I wish you all the best. Thank you so much. And thank you so much for being on the show. आपकी एनर्जी एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. मैं आगे कई एपिसोड्स और शूट करूँगा, बट आई विल नेवर फॉरगेट दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड. अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो. थैंक यू सो मच.